सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस टॉपिक में अपना आज का जो पोर्शन है वो लास्ट है। इससे पहले अपनों ने जितनी भी अभिक्रिया थी वो पढ़ ली। तो आज अपने रेडॉक्स अभिक्रिया और उसके बाद अपने पढ़ेंगे उत्प्रेरक। ठीक है। तो लास्ट टाइम अपनों ने बात की था रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचन दोनों ही हो वो कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसी का दूसरा नाम है उपापचय, या क्या बोलते हैं इसको, अपोपचय। ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम अपने। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने को थोड़े से एग्जाम्पल और पढ़ने की, इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल और आते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्बन और जल। ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और ये H2। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है समीकरण में जो आपके पास सिंगल फॉर्म में जो पदार्थ है कार्बन है, इसकी जो संयुक्ता होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है। हमेशा क्या रहेगी, 0। अब यहाँ से 0 है तो ये यहाँ पे जो आपके पास किससे अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन से। एक तो अपने को ये पता चला है कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, तो कौन से अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो यहाँ पे अपने ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं। और इसमें बात करें कि इसकी जो संयुक्ता है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपके पास H2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अगर यहाँ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, H2। ठीक है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। नहीं तो आप ऑक्सीकरण अंक देख लो, तो ऑक्सीकरण अंक देखने के लिए बताया था सिंगल फॉर्म में जो है उसकी जो संयुक्ता यहाँ पे कितनी है, 0। ठीक है। अकेला है, तन्हा है, इसका मतलब क्या है, इसकी संयुक्ता 0। ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे आपको देखना है। अब यहाँ पे आपके पास जो CO और H2 है इसको अपनी क्या बोलते हैं, तो CO और H2 है, इसी का एक और नाम है वाटर गैस, जिसको अपने बोलते हैं जल गैस। ठीक है। तो CO और H2 इसको क्या बोलते हैं अपने, जल गैस, भाप अंगार गैस। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, भाप अंगार गैस। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाप अंगार गैस इसका सूत्र क्या है, तो क्या बताओगे, CO+H2। ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं उत्पादन गैस। ठीक है। जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, वो उसमें क्या जुड़ जाएगा, N2, यानी CO+N2। इसको बोलते हैं क्या, उत्पादक गैस, यानी क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। और एक होता है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, तो CH4+CO+H2, इसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने को ध्यान रखने हैं कि कोल गैस का फॉर्मूला क्या है, उत्पादक गैस का फॉर्मूला क्या है, और जल गैस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। तो ये तो था ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया। और जैसे बात करें इसमें एग्जांपल की, सोडियम है और सिल्वर आयोडाइड, और यहाँ पे बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, और ये सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है। तो वही बताता, अकेला है, तन्हा है, तो इसकी संयुक्ता 0, और इसकी भी कितनी होगी, 0। तो यहाँ से संयुक्ता देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास संयुक्ता इसकी क्या हो जाएगी, +1। ठीक है। आयोडाइड की क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1। ठीक है। और यहाँ पे सिल्वर की क्या है, +1, और यहाँ पे क्या कितनी है, यहाँ पे -1। ठीक है। तो यहाँ से देखो संयुक्ता क्या हो रही है, यहाँ पे इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे सिल्वर का देखो, सिल्वर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। ठीक है। बस यही ध्यान रखना अपने को। ठीक है। यहाँ से अपने को पता चल ही जाएगा ऑक्सीजन अलग हो रहा है, जुड़ रहा है, उससे पता चल जाएगा। और एक और एग्जांपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसमें ध्यान रखना अपने को। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड। ठीक है। तो इससे जो बनेगा आपके पास, अब ये अभिक्रिया है। अब इसमें क्या है, आपको देखना है कि जो संयुक्त है, देखो यहाँ पे आपके पास +1 है, यहाँ पे तो है +1, और क्लोरीन की कितनी, -1, यहाँ पे भी +1, और
NO3। यहाँ पे तो आपको वैसे ही ध्यान रखना है जहाँ पे अपनों ने बात की थी रासायनिक सूत्र की, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है समीकरण बनने के बाद, ठीक है। तो +1 यहाँ पे -1 और Na यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। अब यहाँ पे आप संयोजकता चेक करो, ऑक्सीकरण सिल्वर की +1 है, सोडियम की भी +1 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि जो द्विविस्थापन है, यहाँ पे देखो ये समीकरण कौन सी है, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी आ जाए। अब देखो जितने भी अपनों ने फॉर्मूले लिखे हैं, जितने भी अपने इक्वेशन लिखे हैं, इसमें कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं थी, ठीक है। सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है या सिंगल अपनी जो पास केमिकल रिएक्शन होती है वो है, और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना द्विविस्थापन अभिक्रिया कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो सकती। तो ये फैक्ट इसमें अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी रेडॉक्स अभिक्रिया की अपने को किस प्रकार ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने, अब इसमें एक और एग्जांपल की बात करें अपने, Cu + H2O, तो ये रिएक्शन बनाएगा CuO + H2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cu जो है के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये कौन सी है, ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग, तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी बिक्रिया, अपचयन, ठीक है, अपचयन। और ये कौन सी है, ऑक्सीकरण। अब यहाँ से अपने को क्या ध्यान रखना, अपने को ध्यान रखना है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी Cu को क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे कहते हैं अपचयक। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपचयक, ठीक है। फिर से ध्यान रखो कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयक, ठीक है। फिर यहाँ पे जिस पदार्थ का यहाँ पे अपचयन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अपने ऑक्सीक कारक, क्या कहेंगे, ऑक्सीक कारक, यानी इसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीक कारक, ऑक्सीक कारक। तो ये अपने को ध्यान रखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीक कारक। बस यही डेफिनेशन है जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें अपनों ने रेडॉक्स अभिक्रिया में इतना ही ध्यान रखना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखने के लिए पहले ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पता होने चाहिए कि इसके लिए कौन से रूल है, और उसके बाद ध्यान रखना अपने को कि ऑक्सीकरण जिस पदार्थ को हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अपचयक, और जिसका अपचयन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ये तो बात होगी ऑक्सीकरण और अपचयन की। अब बात करते हैं अपने उत्प्रेरक। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उत्प्रेरक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक में अपने को पढ़ना, उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा बाह्य पदार्थ, ऐसा बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को क्या कर देता है, चेंज, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या कर देता है, चेंज, और खुद में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज। तो यही ध्यान रखना है, यानी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या कर दे, बदल दे, और जो खुद में कोई चेंज ना करे, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक, ठीक है। तो उत्प्रेरक ये शब्द दिया किसने, यानी कैटलिस्ट, ये शब्द दिया किसने, तो ये ध्यान रखना अपने को, बर्ज़िलियस, ठीक है, बर्ज़िलियस ने ये शब्द दिया। तो कैटलिस्ट जो शब्द है वो किसने दिया, बर्ज़िलियस ने, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद अपने बात करें, इसमें आपके पास ये किस प्रकार उत्प्रेरक काम करता है, जैसे अपने हेबर विधि पढ़ते हैं, 10th की क्लास है उसमें लिखा हुआ है हेबर विधि। तो हेबर विधि में जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है वो कौन सा, Fe और Fe2O3, ठीक है।
यानी आयरन और आयरन ऑक्साइड। अब इसमें क्या करना है आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनकी अभिक्रिया कराएं, किसकी उपस्थिति में, आयरन या Fe2O3, ठीक है, ये उत्प्रेरक है। अब ये क्या करेंगे, अभिक्रिया को निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे, यानी इनमें वे को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे अमोनिया, ठीक है, ये क्या बना दिया यहाँ पे, अमोनिया। तो यही ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक किस प्रकार काम करता है, यानी आपके पास यहाँ पे अमोनियम बनाने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लो 10 किलो अपने को अमोनियम बनाना है तो कम से कम आयरन कितना चाहिए, 10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उत्प्रेरक इतना भी नहीं, मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं ये उत्प्रेरक जो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी, हेबर विधि में पूछ ले कि उत्प्रेरक कौन सा है, तो कौन सा है, आयरन या Fe2O3, ठीक है। उसके बाद बात करें, एक बोलते हैं अपने उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है, तो ध्यान रखना है, उत्प्रेरण कई बार पूछ लेते हैं। तो उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि है, प्रेरक की क्रिया विधि वही क्या कहलाती है, उत्प्रेरण, ठीक है। तो उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि है वही क्या कहलाती है, उत्प्रेरण, बस यही ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद बात करते हैं कि उत्प्रेरण के आधार पर आपके पास प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो समांगी हो गया और एक कौन सा हो गया, विषमांगी, ठीक है। समांगी और विषमांग, इसमें इन दोनों में क्या होगा, समांगी में तो होगा जो भौतिक अवस्था होगी उनकी क्या होगी, समान। भौतिक अवस्था जैसे अगर गैस है क्रियाकारक तो उत्प्रेरक भी कैसा होगा, गैस की फॉर्म में। अगर सॉलिड है तो क्रियाकारक भी कैसा होगा, सॉलिड, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था क्या होगी, इसमें भौतिक अवस्था समान होगी, ठीक है। और विषमांगी में क्या होगा कि इसमें समान है, इसमें क्या होगा, अलग, यानी भौतिक अवस्था क्या होगी, अलग। तो बस यही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो समांगी में इसमें अपने एग्जांपल ध्यान रख लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SO2 + O2। अब ये दोनों किस फॉर्म में, ये है गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। और इसमें जो उत्प्रेरक है NO, तो ये भी क्या है, गैस फॉर्म में। तो इसमें जो फॉर्म देखो आप, वो क्या है, सेम। और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, गैस फॉर्म में, ठीक है। यानी ये कौन सी विक्रिया, समांगी। वैसे इसमें आपको नीचे ये देख लेना है कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर चेंज हो जाता है उत्प्रेरक या क्रियाकारक तो वो कौन किस में आ जाएगा, विषमांगी। तो विषमांगी की बात करते हैं अपने। तो इसका एग्जाम्पल अपने बात करें, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तो है गैस दोनों फॉर्म, ठीक है। अब अपने बात करें, इसमें जो आपके पास उत्प्रेरक है वो है सॉलिड, यानी आयरन, यानी ये है सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, अमोनिया, ठीक है। और ये किसमें, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास भौतिक अवस्था यहाँ पे सॉलिड है और ये दोनों गैस है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, विषमांगी अभिक्रिया, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना अपने को। अब बात करते हैं अपने क्रिया विधि के आधार पर। क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो क्रिया विधि के आधार पर पहले बात करते हैं अपने धनात्मक उत्प्रेरक, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो धनात्मक उत्प्रेरक की डेफिनेशन क्या है, यानी ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा दे, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे। वो कौन सी उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक। कैसे, जैसे एग्जांपल की बात करें, बस इसमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही अपने को ध्यान रखना है। सीधा अपने से उत्प्रेरक पूछेगा वो अपने को ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन से कोई इतना ज़्यादा वो खास नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आप बात करें अपने SO3 के
निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा है, NO उत्प्रेरक। NO उत्प्रेरक। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है वो है आपके पास O2 और यहाँ पे उत्प्रेरक आएगा आपके पास NO और ये क्या बन जाएगा आपके पास SO3। ठीक है, तो सीधा ये पूछ लेते कि SO3 के निर्माण की जो ओस्टवाल्ड विधि है उसमें उत्प्रेरक कौन सा होगा, NO। ठीक है, इसी तरह बात करें एक और एग्जांपल की, जैसे अमोनिया प्राप्त किया अपने NH3 निर्माण की हेबर विधि में उत्प्रेरक क्या था, तो क्या था, Fe और Fe2O3 ये उत्प्रेरक था। ठीक है, तो हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, आयरन और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं अपने N2 + 3H2 और इसमें उत्प्रेरक आ जाएगा Fe और Fe2O3। तो ये तो बात होगी किसी हेबर विधि की। उसके बाद एक और आता है डिकन विधि। तो यहाँ पे अपने बात करें SO3 निर्माण की डिकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, तो कौन सा आता है, Cl2। ठीक है, क्लोराइड। तो यहाँ पे अपने इक्वेशन लिख लेते हैं 2SO2 + O2 और ये आ जाएगा उत्प्रेरक Cl2 और ये क्या बन जाएगा आपके पास SO3। ठीक है, तो ये तो बात होगी कुछ एग्जाम्पल जो अपने को ध्यान रखना है। और भी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे अपने बात करें एथेन का निर्माण करते हैं किससे, एथेन से। तो और एग्जाम्पल देखें अपने, यानी एथेन से एथेन का निर्माण, या क्या कह सकते हैं अपने, एथेन का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, अपने को पता है ऑक्सीकरण और अपचन पढ़ा है, तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं या एथेन का क्या हो रहा है, अपचन। एथेन का अपचन में जो उत्प्रेरक होगा वो कौन सा होगा, निकल प्लेटिनम। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है उत्प्रेरक। तो ये उत्प्रेरक होगा किसमें, एथेन के निर्माण में। ठीक है, या क्या कह सकते हो, एथेन का हाइड्रोजनीकरण, या क्या कह सकते हो, एथेन का अपचयन। ठीक है, तो एथेन अपने को होता है मेथ एथ, यानी बॉन्ड कितने आएंगे, 2। तो कार्बन तो यहाँ पे 2 आएंगे, तो CH2, तो बीच में डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास प्रेरक आएगा वो आएगा निकल और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, एथेन। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। ये तो है आपके पास एथेन और ये जो बना है ये क्या है, एथेन। ठीक है, तो ये तो बात होगी एग्जाम्पल की। एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें अपने वनस्पति घी बनाते हैं, जिसको अपने नॉर्मल भाषा में डालडा घी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके और ध्यान रख लेते अपने, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण। या अपने क्या कह सकते हैं, वनस्पति तेलों का क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये अपने क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण मतलब अपचन, यानी वनस्पति तेलों का अपचन। तो इसमें जो आपके पास उत्प्रेरक होगा वो कौन सा होगा, निकल। ठीक है, तो इससे ये यानी वनस्पति तेल यानी डालडा घी। ठीक है,
तो ये असंतृप्त अवस्था होती है, यानी पेट ने जो अपने मतलब स्टमक है वहाँ पे क्या हो जाता है, जमा हो जाती है। और वनस्पति तेल अपने खा सकते हैं, संतृप्त होती है यानी वो डाइजेस्ट होने के लिए प्राप्त है। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं वनस्पति तेल, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, निकल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वनस्पति घी। तो ये तो बात होगी जो अपने को कैसे प्राप्त करना है, कौन सा उत्प्रेरक है, और हाइड्रोजनीकरण कराओगे तब क्या प्राप्त होगे, ठीक है। तो वनस्पति तेल जो है इसका फॉर्मूला अपने को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH COOH, और यहाँ पे आ जाएगा H2, ठीक है, ये निकल आई। और वनस्पति घी का जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, RCH2 बॉन्ड, और ये भी CH2, और यहाँ से आ जाएगा COOH। तो ये तो है वनस्पति घी और ये है वनस्पति तेल, ठीक है। तो R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप, इसलिए क्या लगा है R यहाँ पे। तो ये तो बात होगी कौन से, धनात्मक उत्प्रेरक। तो इसमें एग्जाम्पल ही अपने को ज्यादा ध्यान रखने की, एग्जाम्पल क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा दे वो क्या है, धनात्मक, और जो कम कर दे वो कौन सा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो एक पढ़ लेते हैं अपने अगला, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, कम, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, कम, वही क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो इसमें अपने को एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन में ग्लिसरॉल का निर्माण, ठीक है। तो जो यहाँ पे ग्लिसरॉल बनेगा किसकी उपस्थिति में बनेगा, तो उत्प्रेरक भी यही रहेगा, ग्लिसरॉल उत्प्रेरक। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी 2H2O, और किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल। तो ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो उत्क्रमणीय है यानी इस साइड भी है और ये इस साइड भी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक तो प्राप्त होगा 2H2 और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर, ठीक है। तो ये तो बात होगी ग्लिसरॉल उत्प्रेरक है, जहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन से आपके पास क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, ये क्या एक टाइम पे ऐसे बनेगा कि दोनों जो है अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या हो, समय प्राप्त हो जाएगी। समय मतलब एक साथ ही, मतलब क्या हो जाएगी, इनकी रिएक्शन समय में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये बनेगा फिर रुक जाएगा, फिर ये बनेगा फिर ये रुक जाएगा, यानी इसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने बात करें जो ग्लिसरॉल है, आपने देखा होगा पारदर्शी एक साबुन देखा होगा जहाँ पे ऐड दी जाती है। तो पारदर्शी आपको जो भी दिखाई दे, जैसे अपने आजकल तो जो फर्शों पे पारदर्शी अपने पेंट भी कराते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं यहाँ पे, ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हो, तो अपने फॉर्मूला बात करें CH2OH और CH2OH, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल, ठीक है। या इसको क्या बोल दो, या तो ग्लिसरॉल बोल दो या क्या बोल दो, ग्लिसरीन, एक ही बात है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी ग्लिसरॉल की, जो अपने को ध्यान रखनी है। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में अपने को एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है,
और इसमें जो भी एग्जाम्पल होगी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा है आपके पास स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, ऑटो कैटालिस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बना उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो स्वयं उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा, बस यही ध्यान रखना अपने को। तो इसमें अब मैं डेफिनेशन लिख लिया अपने कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बना उत्पाद है यानी प्रोडक्ट स्वयं उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। वो कौन सा है, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसमें जो अपने को एग्जांपल ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एस्टर। तो एस्टर का जो जल अपघटन है वही अपने को इसमें ध्यान रखना है, एस्टर का जल अपघटन। तो सबसे पहले तो एस्टर का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, CH3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे O C2H5 और ये है यहाँ पे जल। ठीक है, तो ये बिक्री करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा CH3COO और यहाँ से बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये टूटेगा तो यहाँ पे ये टूटेगा H+ और ये OH नेगेटिव में। ठीक है, और ये O यहाँ पे है, इसमें जो आपके पास संयोजकता है ये है माइनस में, और यहाँ पे आपके पास ये है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो O है ये किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। ठीक है, तो ये H तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या रहेगा C2H5 यानी C2H5 और प्लस के साथ ये नेगेटिव यानी OH, यानी इसके साथ क्या जुड़ेगा OH। ठीक है, तो ये तो है क्या एस्टर, और यहाँ से क्या बन रहा है आपके पास, ये बनता है एसिटिक अम्ल। ये क्या बन गया एसिटिक अम्ल, और ये क्या बन गया, ये बन गया एथेनॉल। ठीक है, तो इसमें जो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कौन करेगा, तो ध्यान रखना जो एसिटिक अम्ल है जो बना उत्पाद है वही क्या करेगा, स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी एसिटिक अम्ल यहाँ पे क्या स्वतः उत्प्रेरक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने कि जो एसिटिक अम्ल है, मैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल ये किसकी तरह कार्य करे, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बन रहा है और उत्प्रेरक का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, स्वतः उत्प्रेरक। तो ये क्या है एस्टर का जल अपघटन। तो इसमें बस यही अपने को ध्यान रखना था। अब अपने बात करते हैं, ये तो हो गया स्वतः उत्प्रेरक, एक चौथा हो रहा है लास्ट उत्प्रेरक, जिसको अपने क्या बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक या इसको क्या बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम इसको क्या बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें बस अपने को एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वो होते हैं जो अपने जैसे बात करें बच्चों के दूध में पचन के लिए क्या पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखना है रेनिन, तो ये एंजाइम हो गया। और जैसे अपने खाना खाते हैं, मुख में जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है वो कौन करता है, टाइलिन। टाइलिन एमाइलेज जो बोलते हैं अपने, तो एक ये ध्यान रख ले अपने, टाइलिन एमाइलेज, ये अपने सब पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद जैसे अपने पेट और आंत में क्या पाए जाते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, उसके बाद आलू हो गया, अंगूर हो गया, इनमें भी अपने पाए जाते हैं। तो सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखना है, जैसे सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये सारे एंजाइम है, और लाइपेज हो गया, और काइमोट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन। तो इसमें तो बस अपने को एग्जांपल ध्यान रखना। तो ये होगी क्रियाविधि के आधार पर 4 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट अपना जो अभिक्रियाओं में बचा हुआ है वो है
उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थ। उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो ये कितने प्रकार है? 2 प्रकार। एक तो आ जाता है वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, और एक आ जाता है इसी का उल्टा उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वर्धक वो होता है, देखो उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो बढ़ा दे वो क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, यानी उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता को बढ़ा दे वो क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे वो क्या है? उत्प्रेरक विष। यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो कम कर दे वो क्या है? यहाँ पे उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो जैसे बात करें अपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी अभिक्रिया कराएं हमने Fe और MO। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? अमोनिया। तो ये जो आपके पास Fe और MO है, कई बार डैश लगा होता है, तो इन दोनों का मतलब कहता है यहाँ पे जो Fe है ये तो काम करता है किसका? उत्प्रेरक का, और जो यहाँ पे MO है ये काम कर देता है उत्प्रेरक वर्धक का। ठीक है, 10th में कई बार आता तब तो अपने को पता नहीं था, लेकिन अब हम अपने को ध्यान है कि ये जो डैश के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है? वर्धक होता है। ठीक है, यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि ये 2 प्रकार कौन से हैं? उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के। ठीक है, तो इसमें बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे भी बात करते हैं N2+3H2, ये Fe आयरन, और ये है आपके पास कोबाल्ट। कोबाल्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अमोनिया। तो फिर वही डैश लगा हुआ है, तो पहले वाला तो क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक, और बाद वाला क्या होगा? यहाँ पे उत्प्रेरक विष। यानी ये क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? यहाँ पे कम। ठीक है, तो ये तो बात होगी उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थ। तो इसमें अपने को यही ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि जो आपके पास उत्प्रेरक वर्धक है और विष किस प्रकार से शो करते हैं। तो डैश के आगे जो भी लिखा है वो क्या है? उत्प्रेरक वर्धक या विष। ठीक है, तो ये तो बात होगी। तो यहाँ से अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो ये तो बात होगी जो अपनों ने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ लेते। तो अपनों ने जितना अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपनों ने पढ़ा वो बहुत है, और डेफिनेशन जो अपने को ध्यान रखनी। ठीक है, और उत्प्रेरक हो गया, उससे पहले अपनों ने विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक है, योगात्मक, उन सब की डेफिनेशन, और साथ में अपने को पता होना चाहिए कि उनके फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाकी अपने अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अम्ल और क्षार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अम्ल और क्षार। और इन जितने भी टॉपिक हैं इनके ऑब्जेक्टिव अपने स्टार्ट जल्द करने वाले हैं। पहले अपना एक पोर्शन खत्म हो जाए रासायनिक चैप्टर वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।